पेश खिदमत है कृष्णचंद्र का अफसाना ताई ईसरी। मैं ग्रांट मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में डॉक्टरी का फाइनल कोर्स कर रहा था और अपने बड़े भाई की शादी पर चंद रोज़ के लिए लाहौर आ गया था। यहीं शाही मोहल्ले के करीब कूचा ठाकुरदास में, जहां हमारा आबाई घर था, मेरी मुलाकात पहली बार ताई ईसरी से हुई। ताई ईसरी हमारी सगी ताई तो ना थी, लेकिन ऐसी थी कि उन्हें देखकर हर एक का जी उन्हें ताई कहने के लिए बेकरार हो जाता था। मोहल्ले के बाहर जब उनका तांगा आके रुका और किसी ने कहा, लो ताई ईसरी आ गई, तो बहुत से बुढ़े जवान मर्द और औरतें उन्हें लेने के लिए दौड़े। दो तीन ने सहारा देकर ताई ईसरी को तांगे से नीचे उतारा, क्योंकि ताई ईसरी फरबा अंदाम थी और चलने से या बातें करने से या महज किसी को देखने ही से उनकी सांस फूलने लगती थी। दो तीन रिश्तेदारों ने यकबागी अपनी जेब से तांगे के किराए का पैसे निकाले, मगर ताई ईसरी ने अपनी फूली हुई सांसों में हंसकर सबसे कह दिया कि वो तो पहले ही तांगे वाले को किराए के पैसे दे चुकी हैं। और जब वो यूं अपनी फूली सांसों के दरमियान बातें करते करते हंसी, तो मुझे बहुत अच्छी मालूम हुई। दो तीन रिश्तेदारों का चेहरा उतर गया और उन्होंने अपने पैसे जेब में डालते हुए कहा, ये तुमने क्या किया ताई, हमें इतनी सी खिदमत का मौका भी नहीं देती हो। उस पर ताई ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने करीब खड़ी हुई एक नौजवान औरत से पक्खी ले ली और उसे झलते हुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। ताई ईसरी की उम्र 60 साल से कम ना होगी। उनके सर के बाल खिचड़ी हो चुके थे और उनके भरे भरे गोल मटोल गंदमी चेहरे पर बहुत अच्छे लगते थे। उनका फूली फूली सांसों में मासूम बातें करना तो सबको अच्छा लगता ही था, लेकिन मुझे उनके चेहरे में उनकी आंखें बड़ी गैर मामूली नज़र आईं। उन आँखों को देखकर मुझे हमेशा धरती का ख्याल आया है, मीलों दूर तक फैले हुए खेतों का ख्याल आया है, किसी बड़ी और गहरी दरियाई बसी चादर आब का ख्याल आया है, और उसके साथ साथ ये ख्याल भी आया है कि इन आँखों के अंदर जो मोहब्बत है उसका कोई किनारा नहीं, जो मासूमियत है उसकी कोई था नहीं, जो दर्द है उसका कोई दरमा नहीं। मैंने आज तक ऐसी आंखें किसी और के चेहरे पर नहीं देखी जो इस कदर वसी और बेकरार हो कि ज़िंदगी का बड़े से बड़ा और तल्ख से तल्ख तजुर्बा भी उनके लिए एक तिनके से ज़्यादा हैसियत न रखे। ऐसी आंखें जो अपनी पहनाइयों में सब कुछ बहा ले जाए। ऐसी अनोखी, माफ़ कर देने वाली, दरगुजर कर देने वाली आंखें मैंने आज तक नहीं देखी। ताई ईसरी ने कासनी शाही का घाघरा पहन रखा था, जिस पर सुनहरी गोटे का लहरिया चमक रहा था। उनकी कमीज़ बसंती रेशम की थी, जिस पर जरी के फूल कड़े हुए थे। सर पर वो हरी मलमल का करमजी दुपट्टा था। हाथों में सोने के गोखरू थे। जब वो घर के दालान में दाखिल हुई तो चारों तरफ शोर मच गया। बहुएं और खालाएं और ननंदे और भावजें, मौसियाँ और चाचियाँ सब ताई ईसरी के पाँव छूने को दौड़ी। एक औरत ने जल्दी से एक रंगीन पीढ़ी खींचकर ताई ईसरी के लिए रख दी और ताई ईसरी हंसते हुए उस पर बैठ गई और बारी बारी से सबको गले लगाकर, सबके सर पर हाथ फेर कर सबको दुआ देने लगी। और उनके करीब हीरो मेहरी की बेटी सावित्री खुशी से अपनी बाछें खिलाए ज़ोर ज़ोर से पंखा चल रही थी। ताई ईसरी घर से रंगीन पिच्छी की एक टोकरी लेकर आई थी, जो उनके कदमों में उनकी पीढ़ी के पास ही पड़ी थी। वो बारी बारी से सबको दुआएं देती जाती और पिच्छी वाली टोकरी खोलकर उसमें से एक चवन्नी निकाल कर देती जाती। कोई 100 चवन्नियाँ उन्होंने अगले 20 मिनट में बांट दी होंगी। जब सब औरतें और मर्द, लड़के और बच्चे बाले उनके पाँव छूकर अपनी अपनी चवन्नी ले चुके, तो उन्होंने अपनी थोड़ी ऊंची करके पंखा झलने वाली लड़की की तरफ देखा और उससे पूछा, तू कौन है? मैं सावित्री हूँ, बच्ची ने शर्माते हुए जवाब दिया। आय हाय, तू जय किशन की लड़की है, मैं तो भूल ही गई थी तुझे। आजा, गले से लग जा। ताई ईसरी ने उसे गले से लगा लिया, बल्कि उसका मुंह भी चूम लिया। और जब उन्होंने उसे अपनी पिच्छी वाली टोकरी से निकाल कर चवन्नी दी तो घर की सारी औरतें कह कहा मारकर हंस पड़ी। और मौसी का तारो अपनी नीलम की अंगूठी वाली उंगली नचाकर बोली, ताई, ये तो जय किशन की बेटी सावित्री नहीं है, ये तो हीरो मेहरी की बेटी सावित्री है। हाय, मैं मर गई, ताई ईसरी एकदम घबरा कर बोली और उनकी सांस फूल गई। हाय, अब तो मुझे नहाना पड़ेगा, मैंने तो इसका मुंह भी चूम लिया, अब क्या करूं? ताई ईसरी ने अपनी बड़ी बड़ी हैरान निगाहों से मेहरी की बेटी सावित्री की तरफ देखा, जो अब इस तरह धुतकारे जाने पर सिसकियाँ लेने लगी थी। यकयक ताई को उस पर रहम आ गया। उन्होंने फिर उसे बाहर से पकड़ कर चिमटा लिया। ना ना, तू क्यों रोती है? तू तो अनजान है, तू तो देवी है, तू तो कुंवारी है, तेरे मन पर तो परमेश्वर बसते हैं, तू क्यों रोती है?
मुझे तो अपने धर्म के कारण नहाना पड़ेगा, पर तू क्यों रोती है? ले, एक चवन्नी और ले। ताई इसी ने उसे दूसरी चवन्नी दे दी। दूसरी चवन्नी पाकर मेहरी की बेटी सवित्री अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराने लगी। ताई इसी ने एक बाजू उठाकर परे दालान में गुजरती हुई हीरो मेहरी को देखकर बुलंद आवाज में कहा, नी हीरो, मेरे स्नान के लिए पानी रख दे, तुझे भी एक चवन्नी दूंगी। इस पर सारी महफिल फिर लोटपोट हो गई। ताई इसी को कई लोग चवन्नी वाली ताई कहते थे, कई लोग कुंवारी ताई कहते थे, क्योंकि ये भी मशहूर था कि जिस दिन से ताया योधराज ने ताई ईसरी से शादी की थी, उस दिन से आज तक वो कुंवारी की कुंवारी चली आ रही थी। क्योंकि सुनाने वाले तो ये भी सुनाते हैं कि ताया योधराज ने अपनी शादी से पहले जवानी में इतनी खूबसूरत औरतें देख डाली थीं कि जब उनकी शादी गांव की इस सीधी सादी लड़की से हुई, तो शादी के पहले रोज़ ही वो उन्हें बिल्कुल पसंद आई। जब से उन्होंने शादी करके उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था, बल्कि किसी तरह की सख्ती नहीं करते थे। ताया योधराज हर माह 75 रुपये उसे भेजते थे। वो गांव में रहती थी अपने ससुराल के यहाँ और सबकी खिदमत करती थी। और ताया योधराज जालंधर में लोहे का व्यापार करते थे और कई कई साल अपने गांव में नहीं जाते थे। मैके वालों ने कई बार आकर ताई को ले जाना चाहा, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। मैके वालों ने यह भी चाहा कि उनकी शादी फिर से कर दी जाए, मगर ताई इसके लिए भी राज़ी न हुई। वह ऐसे इन्माक से अपने ससुराल के लोगों की खिदमत करती रहीं कि ससुराल वाले खुद उन्हें अपनी बेटी और बहू से ज़्यादा चाहने लगे। ताई योधराज के बाप मालिक चंद ने तो अपने घर की सारी चाबियां ताई ईसरी के सुपुर्द कर दी थीं, और सास भी इस हद तक चाहने लगी थी कि उन्होंने अपने सारे गहने पाते निकाल कर ताई ईसरी की तहवील में दे दिए थे। वैसे बहुत सी औरतों को देखकर ये ख्याल भी आता है कि जवानी में ये कैसी रही होंगी, मगर ताई ईसरी को देखकर कभी ये ख्याल ना आया। हमेशा ये ख्याल आया कि ताई ईसरी शायद बचपन से, बल्कि जन्म ही से ऐसी पैदा हुई होंगी। पैदा होते ही उन्होंने अपनी माँ को हाथ फैलाकर आशीर्वाद दी होगी, और शायद बड़े मीठे मेहरबान लहजे में भी ये भी कहा हो, तुझे मेरे लिए बहुत दुख उठाने पड़े, इसलिए ये लीजिए एक चवन्नी। शायद इसीलिए अपने शौहर से भी उनके ताल्लुकात बेहद खुशगवार थे। ताया युद्धराज हमारे रिश्तेदारों की नज़र में शराबी, कबाबी और रंडीबाज थे। वो लोहे के बड़े व्यापारी थे तो क्या हुआ, उन्हें इस तरह से ताई ईसरी की ज़िंदगी बर्बाद करना ना चाहिए। मगर जाने क्या बात थी कि ताई ईसरी को कतन अपनी ज़िंदगी बर्बाद होने का कोई गम न था। उनके तर्ज अमल से मालूम होता था जैसे उन्हें इस बात का भी इल्म नहीं है कि किसी ने उनकी ज़िंदगी बर्बाद की है। हर वक्त हंसती खेलती बातें करती, हर एक के सुख और दुख में शामिल होने और ख़िदमत करने के लिए तैयार नज़र आती। ये तो बिल्कुल नामुमकिन था कि पड़ोस में किसी के यहाँ खुशी हो और वो उसमें शरीक ना हो, किसी के यहाँ कोई गम हो और वो इसमें हिस्सा ना बटाए। ताई ईसरी के शौहर अमीर थे, मगर वो खुद तो अमीर ना थी। 75 रुपये जो उन्हें माहवार मिलते थे वो उन्हें हमेशा दूसरों पर खर्च कर देती थी, मगर वो सस्ते ज़माने के 75 रुपये थे, इसलिए बहुत से लोगों के दुख दूर हो जाते थे। मगर लोग उनसे उनकी वक्त बेवक्त की मदद की वजह से प्यार नहीं करते थे। ऐसे ही बहुत से मौके आते थे जब ताई ईसरी की जेब में एक छिद्दाम तक ना होता था। उस वक्त भी लोग बेमज़ा न हुए, हाँ, बल्कि यही कहते सुने गए कि ताई ईसरी के तो चरण छू लेने ही से दिल को शांति मिल जाती है। मगर जितनी अच्छी ताई ईसरी थी, ताया योधराज उतने ही बुरे थे। 30 वर्ष तक तो उन्होंने ताई ईसरी को अपने माँ बाप के घर गांव में ही रखा, और जब उनके माँ और बाप दोनों ही मर गए और घर खाली हो गया, घर के दूसरे अफराद बड़े हो गए और शादियां करके और अपने घर बसा के दूसरी जगहों पर चले गए, तो उन्हें बादल न ख्वास्ता ताई ईसरी को भी जालंधर बुलवाना पड़ा। मगर यहाँ ताई ईसरी चंद दिनों से ज़्यादा न रह सकी, क्योंकि पक्का बाग के मोअज़्ज़िज़ पठानों की एक लड़की से ताया योधराज ने याना गांठने की कोशिश की थी। नतीजे में उन्हें जालंधर से भागकर लाहौर आना पड़ा, क्योंकि पक्का बाग के पठानों ने आकर ताई ईसरी से कह दिया था कि सिर्फ तुम्हारी वजह से हमने उसे ज़िंदा छोड़ दिया है। अब बेहतर यही है कि तुम अपने घर वाले को लेकर कहीं चले जाओ, वरना हम उसे ज़िंदा ना छोड़ेंगे। और ताई ईसरी इस वाक़ये के चंद रोज़ बाद ही ताया को लेकर लाहौर आ गई। मोहल्ला वंजाना में उन्होंने एक छोटा सा मकान ले लिया था। खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से यहाँ भी ताया योधराज का व्यापार चंद महीनों में ही चमक गया। इसी असना में उन्होंने शाही मोहल्ले की एक तवाइफ लक्ष्मी से दोस्ती कर ली, और होते होते ये किस्सा यहाँ तक बढ़ा कि अब उन्होंने मुस्तकिल तौर पर उसी लक्ष्मी के घर रहना शुरू कर दिया था और मोहल्ला वंजाना में कदम तक न धरते थे। लेकिन ताई ईसरी को देखकर कभी कोई ये नहीं कह सकता था कि उन्हें इस अम्र का इतना सा भी मलाल हुआ होगा। यही वो ज़माना था जो ताया योधराज और उसी तवाइफ का किस्सा ज़ोरों पर था। उन्हीं
दिनों हमारे बड़े भाई साहब की शादी हुई। शादी में ताया योधराज तो शरीक ना हुए, लेकिन ताई ने रिश्तेदारों, मेहमानों और बारात की खिदमत गुजारी में दिन रात एक कर दिया। उनकी खुशमिजाजी से पेचीदा गुत्थियाँ सुलझ गईं, चेहरे पर चढ़ी हुई तेजियाँ उतर गई और जबीनें शिकनों से साफ और मुनव्वर होती गईं। इसमें ताई की काविश में कोई दखल न था। शकरन की शुआएं खोया खुद ब खुद उनके जिस्म से फूटती थीं। उन्हें देखते ही हर एक का गुस्सा उतर जाता। पेचीदा से पेचीदा उलझनें खुद ब खुद सुलझ जाती। घर भर में बशाशत बिखर जाती। ऐसी थी ताई ईसरी। मैंने ताई ईसरी को कभी किसी की बुराई करते नहीं देखा, कभी किस्मत का गिला करते नहीं देखा, कभी रंजूर या उदास नहीं देखा। हाँ, एक बार उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी थी, और वो वाक़या भी इसी शादी से मुताल्लुक़ है। बड़े भाई साहब तो रात भर शादी की बेदी में बैठे रहे। सुबह के 5 बजे शादी के बाद लड़की वालों ने अपने घर के हाल को जहेज़ का सामान दिखाने के लिए सजा दिया। पुराने ज़माने थे वो। उस ज़माने में सोफ़ों के बजाय रंगीन पीढ़ियाँ दी जाती थी और मुनक्कश पायों वाले पलंग दिए जाते थे। उस ज़माने में ड्राइंग रूम को बैठक या दीवान खाना कहा जाता था। मेरे बड़े भाई के ससुर मिलिट्री में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। चूँकि वो पहले हिंदुस्तानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, इसलिए उन्होंने जहेज़ में बहुत कुछ दिया था और सारी ही नए फैशन की चीज़ें दी थी। हमारी बिरादरी में पहली बार जहेज़ में सोफ़ा सेट दिया गया। सारी बिरादरी में सोफ़ा सेट की धूम मच गई। दूर दूर के मोहल्लों से भी औरतें अंग्रेजी पीढ़ियों को देखने के लिए आने लगी। ताई असीरी के लिए भी सोफ़ा सेट देखने का पहला मौका था। पहले तो बड़ी हैरानी से ऐसे देखती रही, उस पर हाथ फेंक कर बार बार मन ही मन में कुछ बड़बड़ाती रही। आखिर उनसे रहा ना गया तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया, वे काका, इसको सोफ़ा सेट क्यों बोलते हैं? अब मैं इसका जवाब क्या देता। सर हिलाकर कहने लगा, मुझे नहीं मालूम ताई। अच्छा, तो इसकी 2 कुर्सियाँ छोटी क्यों हैं और वो तीसरी कुर्सी लंबी क्यों है? मैं फिर लाजवाब हो गया। खामोशी से इनकार में सर हिला दिया। ताई देर तक सोचती रही, फिर यकायक जैसे उनकी समझ में सब कुछ आ गया। उनका चेहरा उनकी मासूम मुस्कुराहट से रोशन हो उठा। बोली, मैं बताऊं? मैंने कहा, बताओ ताई। वो हम सबको बच्चों की तरह समझाते हुए बोली, देखो, मेरा ख्याल ये है कि ये लंबा सोफ़ा तो इसलिए बना है कि जब दोनों मियाँ बीवी में सुलह हो तो वो दोनों इस लंबे सोफ़े पर बैठें, और जब उन दोनों में लड़ाई हो तो अलग अलग उन 2 छोटे छोटे सोफ़ों पर बैठे। सब सचमुच ये अंग्रेज़ बड़े अक्लमंद होते हैं, जभी तो हम पर हुकूमत करते हैं। ताई की दलील सुनकर महफिल में एक ज़ोरदार कहका पड़ा, मगर मैंने देखा कि ताई ये सोचकर और बात कहकर कुछ चुप सी रह गई। क्या इस वक्त उन्हें अपने और अपने खाविंद का झगड़ा याद आया था? ये तो मैं नहीं कह सकता। मैंने जब गौर से उनकी आंखों में देखा तो एक पल के लिए मुझे उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आई। फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे दरिया का पाट बहुत चौड़ा हो गया। कलकत्ते से एमबीबीएस करने के बाद मैंने वहीं एक बंगाली लड़की से शादी कर ली और धर्मतल्ले में प्रैक्टिस करने लगा। कई साल कोशिश करता रहा, मगर प्रैक्टिस ना चली। चुनांचा अपने बड़े भाई साहब के इशारे पर लाहौर चला आया। भाई साहब ने कूचा ठाकुर दास के नुक्कड़ पर मुझे दुकान खोल दी और मैं अपने घर में यानी अपने मोहल्ले में अपनी बिरादरी ही के सहारे प्रैक्टिस चलाने लगा। कलकत्ते में मैं बिल्कुल अनाड़ी था, नौजवान था और ज़िंदगी का तजुर्बा भी ना था। यहाँ आकर जब 8-10 वर्षों में ग्राहक को फांसने की तरकीब समझ में आई तो प्रैक्टिस खुद ब खुद चल निकली। अब दिन रात मसरूफ़ रहता था। बच्चे भी हो गए थे, इसलिए ज़िंदगी सूत की अंटी की तरह एक ही मदार पर चक्कर खाने लगी। इधर उधर जाने का मौका कम मिलता था। अब तो कई बरस से ताई ईसरी का मुंह ना देखा था, मगर इतना सुन रखा था कि ताई ईसरी उसी मकान में मोहल्ला बंजारा में रहती हैं और ताया योधराज शाही मोहल्ले में उसी लक्ष्मी के मकान में रहते हैं और कभी कभी दूसरे तीसरे महीने ताई ईसरी की खबर लेने आ जाते हैं। एक रोज़ मैं सुबह के वक्त मरीजों की भीड़ में बैठा नुस्खे तजवीज़ कर रहा था कि मोहल्ला बंजारा के एक आदमी ने आकर कहा, जल्दी चलिए डॉक्टर साहब, ताई ईसरी मर रही हैं। मैं उसी वक्त सब काम छोड़ छाड़ कर उस आदमी के साथ हो लिया। मोहल्ला बंजारा के बिल्कुल उस आखिरी सिरे पर ताई का मकान था। पहली मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़कर जब मैं आहनी सलाखों वाले मुखे से गुजरकर उनके नीम तारीख कमरे में दाखिल हुआ तो बड़े बड़े तकियों का सहारा लिए पलंग से लगी बैठी थी। उनकी सांस ज़ोर ज़ोर से चल रही थी और उन्होंने अपने बड़े ज़ोर से अपने दाएं हाथ से बाएं तरफ गोया अपने दिल को पकड़ रखा था। मुझे देख कर वो फूले फूले सांसों में मुस्कुराने लगी। बोली, तू आ गया पुत्र, अब मैं बच जाऊंगी। क्या तकलीफ़ हो गई है ताई? होता क्या, मौत का बुलावा आ गया था। 2 दिन मुझे सख्त कस रही बुखार,
फिर एकाएक ही जिस्म ठंडा होने लगा। बयान करते करते ताई की आंखों की पुतलियां फैलने लगी। पहले टांगों से जान गई, टांगों को हाथ लगाओ तो ठंडी पख, चुटकी भरूं तो कुछ महसूस ना हो। फिर धीरे धीरे मेरी जान कमर से भी निकल गई, और जब मेरी जान ऊपर से भी निकलने लगी तो मैंने जोर से अपने कलेजे को पकड़ लिया। ताई अपने दाएं हाथ से बाएं तरफ अपने दिल वाले हिस्से को और जोर से पकड़ कर बोली। तो मैंने जोर से अपने कलेजे को पकड़ लिया, चिल्लाई, अरे कोई है तो जाए और जय किशन के बेटे दादा किशन को बुला लाए, वही मुझे ठीक कर सकता है। अब तुम आ गए हो, अब मैं बच जाऊंगी, ताई इसी ने मुकम्मल तमानियत से कहा। मैंने अपना हाथ ताई के दाएं हाथ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ताई ज़रा अपना ये हाथ इधर करो, तुम्हारी नब्ज़ तो देखूं। एकदम ताई दूसरे हाथ से मेरा हाथ झटक कर बोली, हाय वे, तुम कैसे डॉक्टर हो? तुझे इतना मालूम नहीं कि इस हाथ से तो मैंने अपनी जान पकड़ रखी है। इस हाथ की नज़र तुझको कैसे दिखा सकती हूँ? ताई चंद हफ्तों में अच्छी हो गई। उन्हें तो ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। जब वो जाती रही तो फिर उठकर घूमने लगी और अपने पराये सब के सुख दुख में बदसतूर शरीक होने लगी। लेकिन जब वो अच्छी हुई तो उसके चंद माह बाद हमारे ताया योधराज का इंतकाल हुआ। वहीं लक्ष्मी के घर शाही मोहल्ले में उनका हार्ट फेल हुआ। वहीं से उनकी अर्थी उठी, क्योंकि ताई ने उनकी लाश को घर लाने की इजाज़त नहीं दी थी। ताई ना अर्थी के साथ गई, ना उन्होंने शमशान घाट का रुख किया, ना उनकी आंखों से आंसू का एक कतरा तक निकला था। उन्होंने खामोशी से अपने सुहाग की चूड़ियाँ तोड़ डाली, रंगीन कपड़े उतारकर सफ़ेद धोती पहन ली और अपने माथे का सिंदूर पोंछकर चूल्हे की राख अपने माथे पर लगा ली। मगर उनके धर्म कर्म में और किसी तरह का फ़र्क ना आया, बल्कि अपने सफ़ेद बालों से वो अब इस सफ़ेद धोती में और भी अच्छी लग रही थी। ताई की इस हरकत पर बिरादरी में चेमगोइयाँ हुई। सबको अचंभा हुआ। कुछ लोगों ने बुरा भी माना, मगर ताई की इज्जत इस कदर ज़्यादा थी कि उनके सामने ज़बान खोलने की किसी को हिम्मत ना पड़ी। चंद बरस और गुजर गए। अब मेरी प्रैक्टिस इस कदर चमक उठी थी कि मैंने मोहल्ला ठाकुर दास के अलावा शाह आलमी गेट के अंदर कूचा कर्मा और वच्छू वाली के चौक में भी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। मोहल्ले में सुबह मैं मोहल्ला ठाकुर दास में बैठता था, शाम को वच्छू वाली में। ज़िंदगी कुछ इस नहज से गुजर रही थी कि ताई ईसरी को देखे हुए डेढ़ दो दो बरस गुजर जाते थे, मगर घर की औरतों से ताई ईसरी की खैरियत की खबर मिलती रहती थी। ताया योधराज ने अपने बैंक का सारा रुपया तो लक्ष्मी को सौंप दिया था, मगर जालंधर की दुकान और मकान ताई ईसरी के नाम लिख गए थे। उनसे हर माह ताई ईसरी को 150 रुपया किराया का आ जाता था। वो बदसतूर उसी तरह मोहल्ला मंजारा में रहती थी और दिन रात अपने धर्म कर्म में डूबी रहती थी। एक रोज़ इत्तेफाक से जब मैं शाही मोहल्ले में एक मरीज़ को देखकर लौट रहा था तो मुझे ताया योधराज की याद आ गई, और उनकी याद से लक्ष्मी की याद आ गई, क्योंकि लक्ष्मी भी तो इसी शाही मोहल्ले में कहीं रहती थी। और जब लक्ष्मी की याद आई तो मेरा जहन फ़ौरन ताई ईसरी की तरफ मुंतकिल हो गया, और मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगा। गालबन 12-15 महीनों से मैं ताई ईसरी को देखने ना गया था। मैंने सोचा मैं कल या परसों पहली फुर्सत ही में ताई ईसरी को देखने जाऊंगा। अभी मैं यही सोच रहा था कि शाही मोहल्ले की एक गली से मैंने ताई ईसरी को निकलते देखा। करमजी शामी के बजाय अब वो सियाह शामी का घाघरा पहने थी, जिस पर ना गोटा था ना लचका। कमीज़ ही सफ़ेद रंग थी और सर पर उन्होंने सफ़ेद मलमल का दोहरा दुपट्टा ले रखा था, जिस पर उनका गोल मटोल चेहरा बिल्कुल मैडोना की तरह मासूम और पुरअसरार नजर आ रहा था। जिस लम्हे मैंने उन्हें देखा उसी लम्हे उन्होंने भी मुझे देखा, और मुझे देखते ही वो शर्मा सी गई और फ़ौरन मुझसे कतरा कर वापस गली में जाने लगी कि मैंने उन्हें फ़ौरन आवाज़ दे दी। मेरी आवाज़ में एक ऐसी हैरत थी जो एक चीख से मुशाबा थी। ये ताई ईसरी यहाँ तवाइफ़ों के मोहल्ले में क्या कर रही थी? ताई ईसरी, मैंने चिल्लाया। ताई ईसरी, मैंने फिर आवाज़ दी। मेरी आवाज़ सुनकर वो पलट आई। सामने आकर एक गुनहगार मुजरिम की तरह खड़ी हो गई। उनकी निगाहें ऊपर ना उठती थीं। ताई ईसरी, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैंने कुछ हैरत से कुछ गुस्से से उनसे कहा। वो उसी तरह सा नीचा किया, आहिस्ता आहिस्ता झिझकते झिझकते बोली, वे पुत्र, क्या बताऊँ? वो मैंने सुना था कि लक्ष्मी बीमार है, बहुत सख्त बीमार है। मैंने सोचा उसे देख आऊँ। तुम यहाँ लक्ष्मी को देखने आई थी? मैंने गम और गुस्से तकरीबन चीख कर कहा। लक्ष्मी को, उस बदजात छिनाल को, जिसने ताई ईसरी ने आहिस्ता से अपना हाथ ऊपर उठाया और मैं कहते कहते रुक गया। ना काका, उसको कुछ ना कहो। ताई ईसरी ने अपनी डबडबाई हुई आंखें ऊपर उठाई और ठंडी सांस लेकर बोली, मरने वाले की यही एक निशानी रह गई थी, आज वो भी चल बसी।
सन 47 के फसादात में हम लोग लाहौर छोड़कर जालंधर में पनाह गजी हुए तो हुए क्योंकि यहाँ पर ताई ईसरी का घर था। खासा खुला 2 मंजिला घर था। ऊपर की मंजिल उन्होंने अपने रिश्तेदार पनाह गजीने को दे डाली थी। निचली मंजिल में वो खुद रहती थी। हर रोज़ वो रेफ्यूजी कैंपों में सेवा करने जाती और कभी कभार 2-1 यतीम बच्चे उठा लाती। 4-5 माह ही में उन्होंने 4 लड़के और 3 लड़कियां अपने पास रख ली, क्योंकि उनके माँ बाप का कुछ पता नहीं चलता था। पिछवाड़े के आंगन और सामने के दालान में भी उन्होंने मुख्तलिफ पनाह गजीनों को सोने और खाना पकाने की इजाज़त दे दी थी। होते होते अच्छा खासा घर एक सराय में तब्दील हो गया। मगर मैंने ताई इसरी के माथे पर कभी एक शिकन नहीं देखी। वो अपने घर में भी बाहर से इस तरह आती थी जैसे वो घर उनका ना हो, उन पनाह गजीनों का हो जिन्हें उन्होंने अपने घर में रहने की खुद इजाज़त दी थी। औरतों में शख्सी जायदाद की हिस्स बहुत तेज़ होती है, मगर मैंने औरतों में तो क्या, मर्दों में भी ऐसा कोई मर्द मुश्किल ही से देखा होगा जिसे ताई इसरी की तरह शख्सी जायदाद का इस कदर कम एहसास हो। कुदरत ने उनके दिमाग में शायद ये खाना ही खाली रखा था। उनके पास जो कुछ था दूसरों के लिए वक्फ था। जालंधर आकर वो सिर्फ एक वक्त खाना खाने लगी थी। मैं उनकी इन हरकतों से बहुत चिढ़ता था, क्योंकि मैंने अपनी कीमती प्रैक्टिस लाहौर में खो दी थी। मेरी मॉडल टाउन वाली कोठी भी वहीं रह गई थी और अब मेरे पास सर छुपाने को कहीं जगह न थी। मेरे पास ना ढंग के कपड़े थे, ना रुपया पैसा था, ना खाना पीना तक का हो सकता था। जो मिला खा लिया, जब मिला खा लिया, ना मिला तो भूखे रह गए। इन्हीं दिनों मुझे खूनी बवासीर लाहक हो गई। दवाएं तो मैंने तरह तरह के इस्तेमाल की, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर था, मगर इस बेसर सामानी में इलाज के साथ परहेज ज़रूरी है, वो कहाँ से होता। नतीजा ये हुआ कि मैं दिन ब दिन कमज़ोर होता चला गया। कुछ रोज़ तक तो मैंने ताई से अपनी हालत को छुपाए रखा, मगर एक दिन उन्हें पता चल ही गया। फ़ौन घबराई घबराई मेरे पास पहुंची और मुझसे कहने लगी, काका, मैं तुमसे कहती हूँ, ये खूनी बवासीर है, ये डॉक्टरी इलाज से ठीक ना होगी। तुम ऐसा करो, किराया मुझसे ले लो और सीधे गुजरानवाला चले जाओ। वहाँ मोहल्ला सनियारा में चाचा करीम बख्श जर्रा रहता है। उसके पास एक ऐसी दवाई है जिससे खूनी बवासीर ठीक हो जाती है। तेरे ताया को भी आज से 20 साल पहले ये तकलीफ़ हो गई थी और उसे चाचा करीम बख्श ही ने ठीक कर दिया था। 10 दिन में वो ठीक होकर गुजरानवाले से वापस जालंधर आ गए थे। ये सुनकर मुझे बेहद गुस्सा आया। मैंने कहा, ताई, तुझे मालूम है अब मैं गुजरानवाला नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? टिकट के पैसे मैं देती हूँ। टिकट का सवाल नहीं है, गुजरानवाला अब पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है तो क्या हुआ? क्या हम दवा दारू के लिए भी वहाँ नहीं जा सकते? वहाँ अपना चाचा करीम बख्श। मैंने ताई की बात काट कर कहा, ताई, तुझे कुछ मालूम तो है नहीं, हम का उल्टी सीधी बातें कहती हो। मुसलमानों ने अब अपना देश अलग कर लिया है, उसका नाम पाकिस्तान है। हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है। अब ना हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान जा सकते हैं, ना पाकिस्तान वाले यहाँ आ सकते हैं। इसके लिए पासपोर्ट की ज़रूरत होगी। ताई के माथे पर शिकने पड़ गई। बोली, पासपोर्ट? क्या उसके लिए कचहरी जाना पड़ता है? हाँ हाँ, इसके लिए कचहरी ही जाना पड़ता है। मैंने जल्दी से टालने के लिए कह दिया। अब इस बुढ़ी को कौन समझाए। ना बेटा, कोर्ट जाना तो अच्छा नहीं है। शरीफों के बेटे कभी कचहरी नहीं जाते। मगर वो चाचा करीम बख्श। भाड़ में जाए चाचा करीम बख्श, मैंने चिल्ला कर कहा। 20 साल पहले की बात करती हो। जाने वो तुम्हारा चाचा करीम बख्श आज जिंदा भी है कि मर गया, मगर तुम वही अपना चाचा करीम बख्श रटे जा रही हो। ताई रोती हुई वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद मुझे अपनी तुनक मिजाजी पर बेहद अफसोस हुआ। क्यों मैंने उस मासूम औरत का दिल दुखाया। अगर ताई आज की ज़िंदगी की बहुत सी दुश्वारियों को नहीं समझ सकती है तो उसमें उनका क्या कसूर है। दरअसल मैं इन दिनों बहुत ही तल्ख मिजाज हो चला था। कॉलेज के दिनों में मैं अक्सर इंकलाब की बातें किया करता था। फिर जब ज़िंदगी ने मुझे कामरानी बख्शी और मेरी प्रैक्टिस चल निकली तो इंकलाब का जोश सर्द पड़ गया और होते होते ये लफ्ज़ ही मेरे जहन से महू हो गया। अब जालंधर आकर जो ये इफ्तार पड़ी तो मेरे दिल में फिर से इंकलाब के ख्याल ने करवट ली। मैं अपनी तरह के चंद जोशीले और लुटे पुटे लोगों की सोबत में बैठकर फिर से उसी तल्खी तेज़ी और तुन्ही से इंकलाब की बातें करने लगा। ये सब लोग अक्सर ताई ईसरी की दूसरी मंजिल में मेरे कमरे में मिलते। चाय का दौर चलता और दुनिया जहान की बातें होती और मैं जोश से अपना मुक्का हवा में लहरा कर कहता, हमसे इंसाफ नहीं हो रहा है और उन लोगों से भी इंसाफ की तौक़ा नहीं की जा सकती। और मैं जोश से अपना मुक्का हवा में लहरा कर कहता, हमसे इंसाफ नहीं हो रहा है और उन लोगों से इंसाफ की तौक़ा भी नहीं है। यकीनन इस मुल्क में फिर एक इंकलाब आएगा और ज़रूर आकर रहेगा वो इंकलाब। एक दिन ताई ईसरी ने हमारी बातें सुन ली तो घबराए घबराए अंदर आई और बोली, बेटा,
क्या मुसलमान यहाँ फिर आएंगे? नहीं ताई, तुमसे किसने कहा? तो तुम यहाँ किस इंकलाब का जिक्र कर रहे थे जो आएगा? ताई ने इंकलाब को मुसलमान समझा था। जब ये बात हमारी समझ में आई तो हम सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। कितनी भोली है हमारी ताई। अरे ताई, हम तो उस इंकलाब का जिक्र कर रहे हैं जो ना हिंदू है ना मुसलमान है, जो सबका इंकलाब है। हम तो उस इंकलाब को लाना चाहते हैं। मगर ताई की समझ में कुछ ना आया। वो हौले से सहिला कर बोली, अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। ताई ने मेरी मदद करने के लिए अपना 16 तोले का एक घोखरू बेच दिया। उस रकम को लेकर मैं अपनी फैमिली के साथ दिल्ली आ गया, क्योंकि जालंधर में बेहद अफरा तफरी थी और यह गैर यकीनी सी हालत हर वक्त छाई रहती थी। दिल्ली आकर मैंने फिर से प्रैक्टिस शुरू कर दी। चंद सालों ही में मेरी प्रैक्टिस फिर चमक उठी। मैं करोल बाग में प्रैक्टिस करता था और करोल बाग लाहौर के बहुत से रेफ्यूजियों से भरा पड़ा था जो मुझे जानते थे। हौले हौले मैंने अपना अड्डा ठीक से जमा लिया। प्रैक्टिस चमक उठी। 10 साल में मैंने करोल बाग में अपनी कोठी खड़ी कर ली, गाड़ी भी खरीद ली। अब करोल बाग के सरकर्दा अफराद में मेरा शुमार होता था। अब मैं फिर इनकलाब की बातें भूल गया। मेरी खूनी बवासीर भी ठीक हो गई और तलखी के बजाय मिजाज में शगुफ्तगी और कराई, जो एक डॉक्टर के मिजाज के लिए बेहद ज़रूरी है। 13 साल के बाद गुज़िश्ता मार्च में मुझे एक अजीज़ की शादी में जालंधर जाना पड़ा। इस 13 साल के अरसे में मैं ताई असीरी को बिल्कुल भूल भाल गया था। रिश्तेदार तो उस वक्त याद आते हैं जब मरीज़ ना हो, लेकिन जालंधर पहुँचते ही मुझे ताई ईसरी की याद आई। उनके एहसानात याद आए। वो सोने का गोखरू याद आया जिसे बेचकर मेरी प्रैक्टिस चलाने की रकम वहम पहुँचाई गई थी, और वो रकम मैंने आज तक ताई ईसरी की को अदा नहीं की थी। जालंधर स्टेशन पर उतरते ही मैं सीधा ताई ईसरी के घर चला गया। शाम का झुटपुटा था। हवा ईंधन के धुएं, तेल की बू और घर वापस आते हुए बच्चों की आवाज़ों से मामूर थी। जब मैं ताई इसी के मकान के निचली मंजिल में दाखिल हुआ, घर में उस वक्त ताई के सिवा कोई नहीं था। वो अपने कमरे में भगवान की मूर्ति के सामने घी का दिया जलाए फूल चढ़ाकर हाथ जोड़कर वापस घूम रही थी, जबकि उन्होंने मेरी आहट पाकर पूछा, कौन है? मैं हूँ, मैंने कमरे में 2 कदम आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा। ताई को दो कदम आगे बढ़ी, मगर मुझे पहचान न सकी। 13 बरस का अरसा भी एक अरसा होता है। इस अरसे में वो बेहद नहीफ वो नज़ार हो गई थी। उनका चेहरा भी दुबला हो गया था और वो हौले हौले कदम उठाती थी। मैं राधा किशन हूँ। जय किशन दा काका। ताई की आवाज़ भरा गई। मुमकिन था वो जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश में गिर पड़ती, मगर मैंने उन्हें जल्दी से थाम लिया और वो मेरे बाजू से लग कर रोने लगी। उन्होंने मेरी बलाएँ ली, मेरा मुंह चूमा, मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, इतने दिन कहाँ रहे बेटा? अपनी ताई को भी भूल गए? इंतहाई शर्मिंदगी से मेरा सर झुक गया। मैंने कुछ कहना चाहा मगर कुछ कह न सका। ताई ने मेरी परेशानी को फ़ौरन भांप लिया। जल्दी से फूले फूले सांसों उखड़े उखड़े लहजे में बोली, सरोज राजी खुशी है ना? हाँ ताई। और वड्डा काका? डॉक्टरी में पढ़ता है। और निक्का? कॉलेज में पढ़ता है। और शानू और बट्टू? वो दोनों भी कॉलेज में पढ़ती हैं। कमला की मैंने शादी कर दी है। मैंने भी सवित्री की शादी कर दी है। पूरन अब रुड़की में पढ़ता है। निम्मी और बिन्नी के माँ बाप मिल गए थे। वो आकर उनको 6 साल के बाद ले गए थे। कभी कभी उनकी चिट्ठी पत्री आ जाती है। मेरे पास अब सिर्फ कॉपी रह गया है। अगले साल वो भी रेलवे वर्कशॉप में काम सीखने के लिए चला जाएगा। ये ताई के उन यतीम बच्चों की दास्तान थी जो उन्होंने फसाद में लेकर पाले थे। मैंने नाखून से अपनी थोड़ी गुजाते गुजाते कहा, ताई, वो तेरा कर्जा मुझ पर बाकी है। कैसे बताऊँ कितना शर्मिंदा हूँ। अब तक ना भेज सका, अब दिल्ली जाते ही भेज दूँगा। कैसा कर्जा बेटा? ताई ने हैरान होकर पूछा। वही गोखरू वाला। अच्छा वो। यकायक ताई को याद आया और वो बड़े मीठे अंदाज में मुस्कुराने लगी। फिर मेरे सर पर हाथ फेंक कर बोली, वो तो तेरा कर्जा था बेटा, जो मैंने चुका दिया। मेरा कर्जा कैसा था ताई? मैंने हैरान होकर पूछा। ये ज़िंदगी दूसरों का कर्जा है बेटा, ताई संजीदा होकर बोली। इसे चुकाते रहना चाहिए। तो क्या इस संसार में खुद पैदा हुआ था? नहीं, तुझे तेरे माँ बाप ने ज़िंदगी दी थी। तो फिर तेरी ज़िंदगी किसी दूसरे का कर्जा हुई कि नहीं? फिर ये कर्जा हम नहीं चुकाएंगे तो ये दुनिया आगे कैसे चलेगी? एक दिन पर से आ जाएगी बेटा। इसीलिए तो कहती हूँ, मैंने तेरा कर्जा चुकाया है तो किसी दूसरे का कर्जा चुका दे। हरदम चुकाते रहना जीवन का धर्म है। ताई इतनी लंबी बातें करके हाँफने लगी। मैं क्या कहता, रोशनी से साया कह भी क्या सकता है। इसलिए मैं सब कुछ सुनकर चुप हो गया। वो भी चुप हो गई।
फिर आहिस्ता से बोली, अब मेरे हाथ पाँव काम नहीं करते, वरना तेरे लिए खाना पकाती। अब गोपी आएगा तो खाना बनाएगा तेरे लिए, खाना खा कर जाना। नहीं ताई, इसकी क्या ज़रूरत है, वहाँ भी तेरा ही दिया खाते हैं, मैंने आहिस्ता से कहा। मैं यहाँ तेजपा की शादी पर आया था, स्टेशन से सीधा तुम्हारे घर आ रहा हूँ, अब शादी वाले घर जाऊँगा। बुलावा तो मुझे भी आया है, मगर 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा सकती। शगुन मैंने भेज दिया था, तुम मेरी तरफ से तेजपाल के सर पर प्यार देना। बहुत अच्छा ताई, कहकर मैं ताई के चरणों में झुका। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से अपने गले लगा लिया, मेरे सर पर हाथ फेंकर 100 दुआएं देकर बोली, बेटा मेरा एक काम करोगे? हुक्म करो ताई। क्या कल तुम सुबह यहाँ आ सकते हो? क्या बात है ताई? क्या बात है ताई? अब मैं तुम्हें मिल के तो जा रहा हूँ। ताई झिझकते झिझकते बोली, मेरी आंखें कमज़ोर हो चुकी हैं, रात में मुझे कुछ नज़र नहीं आता, ऐसा जन्म जला अंधेरा छाया है कि कुछ नज़र नहीं आता। अगर तुम सुबह किसी वक्त में दिन में आ जाओ तो मैं तुम्हें अच्छी तरह देख लूँगी। 13 साल से तुझे नहीं देखा है काका। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने गुलूगीर आवाज़ लहजे में कहा, आ जाऊँगा ताई। दूसरे दिन बारात के कुछ लोग आने वाले थे। सुबह ही हम लोगों को पेशवाई के लिए स्टेशन पर जाना पड़ा। वहाँ से वो लौटते वक्त मुझे याद आया तो मैं उन लोगों से मुआवजत करके ताई ईसरी के घर की तरफ हो लिया। गली के मोड़ पर मुझे 2-2 चाचा की टोलियों में लोग सर झुकाए मिले, मगर मैं जल्दी जल्दी से कदम बढ़ाता हुआ आगे चला गया। मकान की निचली मंजिल पर मुझे और बहुत से लोग रोते हुए मिले। मालूम हुआ आज सुबह ताई ईसरी की मौत वाक़ हो गई, और जब हम लोग स्टेशन गए हुए थे वो चल बसी। अंदर कमरे में उनकी लाश पड़ी थी, एक सफ़ेद चादर में मलबूस चेहरा खुला रहने दिया था। कमरे में काफूर और लोबान की खुशबू थी, और एक पंडित हौले हौले वेद मंत्र पढ़ रहा था। ताइसी की आंखें बंद थी और उनका मासूम भूरा भूरा चेहरा पुरसुकून, खामोश और गहरे गहरे ख्वाबों में खोया हुआ ऐसा मालूम होता था, जैसे वो ताई इसी का चेहरा ना हो, धरती का पहला फैला हुआ लामुतनाही चेहरा हो, जिसकी आंखों से नदियाँ बहती हों, जिसकी हर शिकन में लाखों वादियाँ इंसानी बस्तियों को अपनी आगोश में लिए मुस्कुराती हैं, जिसके अंग अंग से बेगज़ प्यार की महक फूटती है, जिसकी मासूमियत में तख्लीक की पाकीज़गी झलकती है, जिसके दिल में दूसरों के लिए वो बेपनाह ममता जागती है, जिसका मज़ा कोई कोख रखने वाली हस्ती ही पहचान सकती है। मैं उनके पाँव के करीब खड़ा उनके चेहरे की तरफ देख रहा था। यकायक किसी ने आहिस्ता से मेरे शाने पर हाथ रखा। मैंने पलट कर देखा तो मेरे सामने 22-23 बरस का एक नौजवान खड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर मालूम होता था कि अभी रोई हैं और अभी फिर रो देंगी। उसने आहिस्ता से कहा, मैं गोपीनाथ हूँ। मैं समझ तो गया, मगर खामोश था। कुछ समझ भी नहीं आता था कि क्या कहूँ, क्या ना कहूँ। मैं तेजपाल के घर आपको ढूंढने गया था, मगर आप स्टेशन पर गए हुए थे। वो फिर बोला। मैं फिर भी चुप रहा। गोपीनाथ धीरे से बोला, सुबह ताई ने आपको बहुत याद किया। उन्हें मालूम था कि आप आने वाले हैं, इसलिए वो मरते मरते भी आपका इंतज़ार करती रहीं। आखिर जब उन्हें यकीन हो गया कि मरने का वक्त आन पहुंचा है और आप नहीं आएंगे, तो उन्होंने मुझसे कहा, जब मेरा बेटा राधा कृष्ण आए तो उसे ये दे देना। ये कहकर गोपीनाथ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरी हथेली पर एक चवनी रख दी। चवनी देखकर मैं रोने लगा। मुझे मालूम नहीं है आज ताई ईसरी कहाँ है, लेकिन अगर वो स्वर्ग में है तो वो इस वक्त भी यकीनन एक रंगीन पीढ़ी पर बैठी अपनी पिच्छी सामने खोलकर बड़े इत्मीनान से देवताओं के सर पर हाथ फेरते हुए उन्हें चवन्नियाँ ही बांट रही होंगी। बहुत शुक्रिया।